हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में लास्ट क्लास हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये सब डिस्कस कर रहे थे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाने थे, डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो था वो सब डिस्कस किए थे। और रिंग का केस, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट में एक फॉर्मूला डेराइव किए थे। ओके, इसके बाद एक नया टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, हियर इट इज ऑल द इंफॉर्मेशन, द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ नया है। ठीक है, अभी हम बस पॉइंट चार्जेस की बात किए थे, या लास्ट क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात किए थे। ओके, यहाँ पे फिर से पॉइंट चार्ज है, पर ऐसे और एक कंसेप्ट ही पूरा नया है। ओके, तो डेफिनेशन ये कहता है, सी दिस, इसको नोट कर सकते हैं, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। इसको देख सकते हैं फिगर को, यहाँ पे दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इक्वल ऑपोजिट मींस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर एक का मैग्नीट्यूड Q है तो उसका भी मैग्नीट्यूड Q ही होगा, पर एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव। ठीक है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और ऑपोजिट साइन, दैट मींस एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। तो जो एक सिस्टम बना उसी से, और हाँ, दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होगा, तो ये जो एक सिस्टम बना इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जांपल्स भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसका। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक मतलब ऐसा चीज है, हम आगे चल के देखेंगे कि एक ऐसा सिस्टम कि जिसमें नेट चार्ज जीरो है कि नहीं, -Q + Q, तो पूरे सिस्टम का चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपने अराउंड। भले ही नेट चार्ज इस सिस्टम का जीरो हो, पर अपने अराउंड डिफरेंट पॉइंट्स में ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करा सकता है। ठीक है, देखेंगे कैसे ये होता है। ओके, तो ये एक सिस्टम है, -Q + Q चार्ज, यहाँ पे है इक्वल ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल के स्ट्रेंथ को जानने के लिए, ओके, डाइपोल के स्ट्रेंथ को जानने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी हमें इंट्रोड्यूस करना रहता है, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ओके, उसके स्ट्रेंथ के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्वालिटेटिवली तो जान लेते हैं, क्वांटिटेटिवली जानने के लिए कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी जो उसके स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करे वहां पे एसोसिएट होता है जनरली। यहाँ पे भी है, ये डाइपोल है, तो यहाँ पे दिया है, देखो चार्ज तो Q है, -Q और +Q, दोनों के बीच में सेपरेशन, ये O मिड पॉइंट है, दोनों के बीच में सेपरेशन को हम 2L लिए हैं, ये गैप 2 इसलिए लिए हैं ताकि आगे चल के जो कैलकुलेशन होगा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे ड्यू टू डाइपोल, तो ये एक इजी फॉर्मूला बनाता है। ठीक है, बस सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे 2L लिया जाता है, कोई बात नहीं। तो 2L दोनों के बीच में सेपरेशन है, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे उसी स्ट्रेंथ को, उसी क्वांटिटी को, दैट इज डाइपोल मोमेंट। और ये एक वेक्टर है, पहली बात। ओके, फर्स्ट थिंग इज दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय दिस लेटर P, इसका नोटेशन लिया जाता है P। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड इसका डिसाइड करता है, यहाँ पे लिखा है इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, सी दिस, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q है, ठीक है ना, Q के साथ सेपरेशन को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई। तो Q के साथ सेपरेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा that will give the magnitude of dipole moment of that dipole. Okay, and the direction, what is the direction? तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन लिया जाता है from minus charge to plus charge, -Q to +Q, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये इसका डायरेक्शन होता है। ओके, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है, चार्ज को सेपरेशन के साथ मल्टीप्लाई करके, डायरेक्शन इसका रहता है -to प्लस। इतना हमें पहले याद रखना है, इतना पहले ठीक से समझ जाना है। तो ये क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट
ओके, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटिटी फॉर ए डायपोल, ठीक है ना, इसका यूज बार बार होगा आगे। ओके, तो डायपोल मोमेंट Q इंटू दैट चार्ज इंटू सेपरेशन। तो इसी फॉर्मूले से हम SI यूनिट निकाल सकते हैं। Q का होता है कूलम, डिस्टेंस का होता है मीटर। ओके, सो कूलम मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P एक वेक्टर है, हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिखेंगे। Q चार्ज तो स्केलर है, स्केलर के लिए तो हम वेक्टर यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, चार्ज के लिए वेक्टर सिंबल यूज नहीं कर सकते। तो हमें वेक्टर कौन है यहाँ पे जान लेना होगा कि ये जो सेपरेशन है, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे अटैच होगा। -q2 प्लस q जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये वही लिखा है। एक स्केलर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तभी तो रिजल्ट में एक वेक्टर मिलेगा ना, ये दोनों स्केलर हो गए तो कैसे मिलेगा, ठीक है। q तो वेक्टर नहीं हो सकता, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होना चाहिए यहाँ पे। तो -q2 प्लस q डिस्प्लेसमेंट, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे 2l लिखे हैं वेक्टर के फॉर्म पे, दैट विल गिव डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन हो गया, इसका SI यूनिट वगैरह सा फॉर्मूला, ओके, ये याद रखना है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, ओके, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का मॉलिक्यूल, ओके, इस मॉलिक्यूल में ये डायपोल फॉर्मेशन होता है। ओके, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो होंगे, पर डायपोल सभी में परमानेंटली नहीं रहते। परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर नेगेटिव चार्जेस के सेंटर के साथ जिस मॉलिक्यूल में ऐसे कोइंसाइड कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ अगर कोइंसाइड कर गया तो वहां पे परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आगे पढ़ेंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं एक्सटर्नली तो डायपोल फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम नॉन पोलर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देके डायपोल फॉर्मेशन कर सकते हैं उसमें, ओके। पर ये जो है इनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट कुछ रहता है। चार्जेस है इनमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की जो सेंटर होंगे उनके बीच में कुछ सेपरेशन रहता है, हमेशा सेपरेशन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे तो उसको हम डायपोल बोलेंगे। तो इनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। इसमें से किसी एक एग्जांपल को हम समझते हैं, जैसे कि ये वाटर है, यहाँ पे देखते हैं ठीक से, H2O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनता है ये, अच्छा H भी पॉजिटिव है और O जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो बॉन्ड इसका बना रहेगा, डायपोल बनता कैसे है यहाँ पे, ये दो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर, जैसे मास के केस में सेंटर ऑफ मास होता है, 11th में पढ़े हो, वैसे ही समझो यहाँ पे चार्ज के केस में सेंटर ऑफ चार्ज, उसको हम कंसीडर करेंगे। तो इनका सेंटर कहीं यहाँ पे कहीं पे होगा, इसका सेंटर इसी के सेंटर में होगा, ठीक है। तो ये बनता है डायपोल, ठीक है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, यहाँ पे सेंटर इनका होगा, ठीक है, और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन मेंटेन रहता है, वेरी स्मॉल सेपरेशन, ठीक है। तो ये डायपोल बनाता है, ठीक है, एक परमानेंट डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट इनके केस में रहता है। तो ये एग्जांपल्स हो गए डायपोल के, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल को ज्यादातर देखना है, प्रिंसिपल हमें ये सब बताता है कि डायपोल मोमेंट क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज है, हम किसको आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे, ओके, आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। एक डाउट आता है बहुत से बच्चों के में कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, इक्वल ऑपोजिट हैं, तो वो तो कोलैप्स कर जाना चाहिए अट्रैक्ट करके, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। जो डायपोल होता है, जहां पे डायपोल मोमेंट कुछ एग्जिस्ट करता है, फिक्स्ड रहता है, वहां पे वो नहीं होता, कोलैप्स नहीं करते, कुछ ना कुछ सेपरेशन दोनों के बीच में होगा, दोनों के सेंटर्स के बीच में होगा। अभी जो H2O का एग्जांपल दिए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच में कुछ सेपरेशन होता है, तो डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि दिस डायपोल में देखो यहाँ पे लिखा है साइज 2l, ये जो साइज है दैट लेंथ, डायपोल लेंथ दैट टेंड्स टू जीरो मींस बहुत ही स्मॉल, नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो हो गया तो वो दोनों चार्ज के सेंटर को मतलब कोइंसाइड कर गए, ये केस नहीं है। टेंड्स टू जीरो, बहुत ही कम सेपरेशन होगा चार्ज के बीच में, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में,
ठीक है। और उस सेपरेशन को अगर देखें और चार्ज के अमाउंट को अगर देखें तो अगर इसको टेंड्स टू 0 बोल रहे हैं तो वो चार्ज कैसा होना चाहिए, टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये सेपरेशन इतना कम होता है, ओके। और चार्ज जो होगा अगर इन्हीं के बीच में ही कंपेयर कर दें तो दैट चार्ज शुड बी टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा होगा कंपेरेबली, ठीक है। तो ऐसा केस जहां पे भी मिला उसको हम आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। जहां पे भी परमानेंट और फिक्स्ड डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है जिस डायपोल में, वो है ये, ठीक है। सेपरेशन बहुत ही कम होगा, ओके, वैसे ही चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। तो वहां पे आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल मिलेगा। तो इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत बेसिक बातें हैं डायपोल के बारे में, ओके। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट है डायपोल फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डायपोल फील्ड पढ़ना है। दैट मीन्स किसी डायपोल के लिए डिफरेंट पोजीशंस में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है यहाँ पे, ओके। हम 3 अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। पहला वाला होगा एक्सियल पॉइंट पे, ओके, एक्सियल पॉइंट, और इसको एंड ऑन पोजीशन भी कुछ बुक में लिखा होता है, एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस कौन सा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ओके। तो उसमें कहीं किसी पॉइंट पे हम फॉर्मूला निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। उसके बाद पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, दैट मीन्स उस एक्सिस के साथ जो लाइन परपेंडिकुलर होगा और सेंटर से जाएगा, पढ़ेंगे, वहां पे फील्ड निकालेंगे। और थर्ड केस में निकालेंगे किसी भी पॉइंट पे अगर हमें फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा फॉर्मूला। ये 3 चीजें यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहले जो होगा वो एक्सियल पॉइंट की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि हम जो डायपोल देख रहे हैं कि ये एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ऐसा ही लिए थे डायपोल को, ठीक है। तो ये डायपोल बन गया हमारा। सपोज ये सेंटर है ओ, सेंटर है दोनों का ओ। ये जो सेपरेशन जो लिए थे वहां पे, यहाँ पे वही लेते हैं 2L, ठीक है। दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन है 2L, ओके। तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये हो गया एक्सिस, दोनों चार्ज को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, ये हो गया एक्सिस। एक्सिस के ऊपर कोई एक तो पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है P, ओके, एक पॉइंट है P, कैपिटल P ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्मॉल p को हम लेंगे क्या, डायपोल मोमेंट, -q टू +q, ओके। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डायपोल फील्ड, ओके, एक्सियल पॉइंट पे यहाँ पे। तो देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे 2 चार्ज हैं, ये पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ बनाया होगा, ये पॉइंट चार्ज भी इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा। दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, वेक्टर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, दैट विल गिव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दैट इज द डायपोल फील्ड एट पॉइंट P। वही तो निकालना है, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे और कुछ है, सेंटर से लेके P तक, सेंटर से लेके P तक सपोज R डिस्टेंस है, कहां से कहां तक, O सेंटर से P तक है R डिस्टेंस, ओके। तो ये 2L है, तो देखो यहां से यहां तक स्मॉल l होगा, ये L होगा, ये भी L होगा ना, ये पूरा 2L है। तो उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो देखो पहले +q चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे देगा इस तरफ, ओके, उसको मैं लिख रहा हूं E+q, चलेगा, E+q चार्ज इस पॉइंट पे इस तरफ देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो अवे फ्रॉम दैट वहां से निकल के जाता है, तो इस पॉइंट पे इस तरफ देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। -q चार्ज उसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगा, उसको मैं लिख देता हूं E-q, ठीक है। -q चार्ज इस तरफ, +q चार्ज उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो वेक्टर समेशन करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो दोनों एक एक करके लिखते हैं पहले। अच्छा, मैग्नीट्यूड को लेते हैं, E+q जो है, E+q,
इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज से P कितने डिस्टेंस पे है, प्लस क्यू से P, यहां से यहां तक पूरा R है, O से P तक, ठीक है, और O से प्लस क्यू तक स्मॉल l है, तो ये कितना हुआ R माइनस एल, समझ में आ रहा है। तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस एल का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला Q बाय R स्क्वायर होता है, चार्ज तो Q है इसका, और डिस्टेंस कितना है, ये पूरा R है, इतना L है, तो ये डिस्टेंस R माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। ये मिला E प्लस क्यू। अब देखते हैं E माइनस क्यू। E माइनस क्यू क्या होगा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस माइनस चार्ज से P पॉइंट तक, इतना R है O तक, और बाकी कितना है L है, तो R प्लस L बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वेक्टर सम तो लेंगे फिर, ये तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखे हैं, ठीक है ना। तो इतना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए। अब E प्लस क्यू माइनस क्यू मिल गया। अब देखो दोनों में से लार्जर कौन सा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लार्जर कौन सा होगा, प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो पास में है, जितना पास होगा फील्ड उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर में है, तो लार्जर होगा प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो E प्लस क्यू से E माइनस क्यू को माइनस कर देंगे, क्योंकि 180 डिग्री है, वेक्टर समेशन लेंगे तो वेक्टर को माइनस करते हैं। तो नेट फील्ड जो होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, कितना होगा E प्लस क्यू, इसका मैग्नीट्यूड माइनस E माइनस क्यू, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे, देखते हैं कितना हो रहा है। देखो दोनों में Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन जाएगा, माइनस करेंगे तो, ठीक है। बाकी अंदर है 1 बाय R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, इतना ही होगा, समझ में आ रहा है। दैट विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये बन गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नोट करते जाना इसको, और ये क्या बनेगा, नीचे एलसीएम ये हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, R माइनस एल का स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या होगा, देखो एलसीएम लेने के बाद R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R माइनस एल का स्क्वायर, इतना ही होगा। कैलकुलेशन करना ठीक से, इतना आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, ऊपर मैं इसको मिटा रहा हूं, नोट करते जाना सब, ओके। स्टेप से आगे जाते हैं। अब देखो E इक्वल टू कितना होगा, E इक्वल टू, इससे आगे ये हो गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 4AB होता है, 4AB ही होता है ये, ठीक है। तो ये बन गया 4RL, ठीक है, ऊपर का बन गया 4RL डिवाइडेड बाय, ये क्या बनेगा देखो, R माइनस एल इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया, 4RL ऊपर मिला। अब इसके बाद इसको भी मिटा देते हैं, ये लिख लिए। इसको बाद देखो इसको और थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू, इसको रहने देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको मैं लिख रहा हूं 2QL, देखो 2QL 2R बाय R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, होगा कि नहीं, 2 इंटू 2 4 हुआ,
QRL, ठीक है, 2QL इंटू 2R। ऐसा मैं क्यों किया हूं? क्योंकि ये जो 2QL है, इतना टर्म, ये किसके मैग्नीट्यूड के लिए है? डायपोल मोमेंट के। ओके, तो इसकी जगह पे हम P लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट। सो दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0। ये क्या बन गया? 2R है, ये P है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2PR/r² माइनस L² का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसकी जगह पे लिखे डायपोल मोमेंट P। ओके, तो दैट इज E। तो ये फाइनल हमें एक्सप्रेशन मिला इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट एक्सियल पॉइंट। ओके, एक्सियल पॉइंट पे ये हमें एक्सप्रेशन मिला। यहां पे एक स्पेशल केस यूज करते हैं, ऐसा लिया जाता है स्पेशल केस। स्पेशल केस ये होगा, देखो हम बोल रहे हैं कि सेपरेशन ऑलरेडी बहुत कम होता है, 2L इज वेरी स्मॉल। 2L अगर इतना स्मॉल है तो L और भी स्मॉल होगा। L इज वेरी वेरी स्मॉल देन R। सेंटर से पॉइंट का जो डिस्टेंस है R, वो देखो ये L से बहुत बड़ा होगा, बहुत ज्यादा। अगर ऐसा हुआ तो यहां पे हम L² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, ये जो L² है ये बहुत ही छोटा है, तो इसका स्क्वायर और भी छोटा। ओके, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर नेग्लेक्ट कर दिए तो E कितना आ रहा है? देखो अब ये आएगा 1/4πε0 2P। नीचे देखो ये 0 हो गया, ये 0, R² का स्क्वायर, R⁴, ऊपर एक तो R है, तो नीचे ये R³ बनेगा। कैलकुलेशन कर लेना, नीचे ये बनेगा R³। ठीक है, तो इस स्पेशल केस में जबकि हम R को बहुत ज्यादा डिस्टेंस में मान रहे हैं, तो इतना मिलेगा हमें क्या? एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल फील्ड। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, सो इस एक्सप्रेशन को याद रखना, 1/4πε0 2P/R³ एक्सियल पॉइंट के लिए। ओके, अब देखो ये तो मैग्नीट्यूड की बात है, डायरेक्शन किस तरफ होगा? बहुत ही सिंपल है। अब डायपोल ऐसा है ना, -q है, +q है, इस पॉइंट पे निकाले थे। इस तरफ हुआ था E+q और इस तरफ हुआ था E-q। तो डायरेक्शन किस तरफ होगा? ये ग्रेटर है ना E+q, तो उसी तरफ होगा नेट डायरेक्शन। ठीक है ना, डायरेक्शन इस तरफ ही होगा, इसी तरफ। तो एक्सियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा डायरेक्शन एलोंग डायपोल मोमेंट। देखो डायरेक्शन जो होगा वो डायपोल मोमेंट किस तरफ है? -2+, मतलब ये है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और यही हो रहा है नेट फील्ड का डायरेक्शन। तो एलोंग डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसी तरफ डायपोल फील्ड का भी डायरेक्शन होगा एक्सियल पॉइंट के लिए। कहीं पे भी ले लो, यहाँ बीच में नहीं लेना है, बीच में लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। इस तरफ भी ले लो, यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लिए, ठीक है, तो -q इस तरफ फील्ड देगा, +q इस तरफ देगा। यहाँ पे लार्जर कौन सा होगा? -q के लिए फील्ड वो उसके पास में है, तो फाइनल किस तरफ हुआ? इसी तरफ हुआ। तो हम इस तरफ पॉइंट ले या उस तरफ पॉइंट ले, हमें नेट फील्ड इसी तरफ मिलेगा along the dipole moment। डायपोल फील्ड का डायरेक्शन along the dipole moment for axial point। ओके, तो ये एक्सियल पॉइंट का केस है, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट जाते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट में। ओके, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दिया है, डायग्राम बना लेना, पहले समझ जाओ। ये डायपोल है, -q +q, दोनों के बीच में सेपरेशन 2L, फिर से वही डायपोल मोमेंट होगा, -2+ दिया है डायरेक्शन। अच्छा, सेंटर है O, इतना L होगा, ये भी L होगा। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब ये लाइन जो देख रहे हो एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। ओके, और सेंटर से पास करके गया है। एक प्लेन भी अगर होता तो उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है P। ठीक है, ये P पॉइंट है, यहां पे हमें नेट फील्ड निकालना है, डायपोल फील्ड निकालना है। ठीक है, तो यहां पे भी वही प्रिंसिपल होगा। यहां पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दिया है कि अगर इस P पॉइंट को -q ये लाइन अगर ज्वाइन करें
तो यहाँ पे थीटा एंगल बनाता है। P को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो भी थीटा ही बनाएगा। ज्योमेट्री को देखो, ये मिड पॉइंट से ऐसे जा रहा है तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ही बनाएगा, ठीक है ना। और ये 90 डिग्री है तो ज्योमेट्री से देखना थोड़ा, तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल ही बनाएगा। ये साइड जितना होगा ये साइड भी उतना ही होगा। कितना होगा लिख लेते हैं, ये r है ये l है तो ये बनेगा r² + l² टू दी पावर हाफ, ठीक है। ये भी उतना ही बनेगा, r² + l² टू दी पावर हाफ। कहां से बना ये? पाइथागोरस थ्योरम से, ये साइड और ये साइड, ठीक है। अच्छा, तो आइसोस्केलस बन गया, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, सपोज वो थीटा है। तो यहाँ पे +q इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बनाएगा उसका डायरेक्शन देखो, +q है प्लस चार्ज तो इस तरफ ऐसे जाएगा, इस तरफ ही जाएगा, अवे फ्रॉम दैट। ये हो गया E + q, इसका डायरेक्शन ये हो गया। अब -q इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ खींचेगा, ओके, यही होगा डायरेक्शन E - q का, इस तरफ होगा। तो एक वेक्टर है इस तरफ, एक वेक्टर है इस तरफ, ठीक है। तो दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E वो होगा इस तरफ, ओके। ये एक इस तरफ है एक इस तरफ है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। ये एंगल दोनों थीटा कैसे बना है देखो, ये लाइन पैरेलल है तो ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये अगर ट्रांसवर्सल हो गया तो, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, दैट इज योर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों थीटा हो गया। तो देखो ये दो ठो जो वेक्टर बना E + q E - q, दोनों के बीच में एंगल बन गया 2 थीटा, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में हमें एंगल मिला है, दोनों वेक्टर का अभी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, तो दोनों के लिए रिजल्टेंट निकालेंगे E कितना होगा, ठीक है। वही करते हैं पहले, E + q का मैग्नीट्यूड जैसे इससे पहले किए थे। E + q क्या होगा देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r² + l² उतना ही होगा। अब इसका टू दी पावर हाफ, ओके, टू दी पावर हाफ हो रहा है ये r² + l² टू दी पावर हाफ पाइथागोरस से। तो इसका स्क्वायर करना है तो उसका स्क्वायर तो r² + l² ही आएगा, ठीक है। अब E + q भी अगर करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी देखो उतना ही होगा, कुछ और नहीं होगा, वही r² + l² उतना ही आएगा, दिख रहा है ये। अब डिस्टेंस वही सेम है, चार्ज वही q है, मैग्नीट्यूड उसका, ठीक है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ओके। E + q - q का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। दोनों के बीच में एंगल है 2 थीटा, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखो E = हम लिखेंगे इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब E + q का स्क्वायर प्लस E - q का स्क्वायर प्लस 2 × E + q E - q cos 2 थीटा। समझ में आया? ये क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट। इन दोनों का मैग्नीट्यूड ये है, x² + b² + 2ab cos थीटा, एंगल 2 थीटा है दोनों के बीच में, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे, ओके। दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा देखो ये तो सेम है, ये दोनों सेम है ना, तो मैं बस +q ही लिख रहा हूं। ये क्या बनेगा, E + q का स्क्वायर, ये भी E + q का स्क्वायर उतना ही मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों बनेंगे E + q का स्क्वायर 2 × E + q स्क्वायर, ये दोनों प्लस ये क्या बनेगा, वही सेम 2 × E + q का स्क्वायर × cos 2 थीटा, इतना ही बनेगा। ये भी दोनों सेम है ना मैग्नीट्यूड में, इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं, -q को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इतना मिला, आगे बढ़े, ऊपर से मैं मिटा रहा हूं, इसको नोट करते जाना, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, दैट विल बी इक्वल टू, यहां से आगे देखो 2 E + q का स्क्वायर कॉमन जाएगा दोनों से, ये बनेगा 1 + cos 2 थीटा, उसका स्क्वायर रूट, दैट विल बी इक्वल टू, देखो यहां पे ये बन गया 2 E + q का स्क्वायर है, ये कितना होगा देखो डायरेक्टली 1 मतलब
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा और वो होगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनली यहां से हमें मिलेगा, साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है, कैसे मिला कर लेना इसको, इसके जगह पे लिखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की जगह पे, उसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखो 2 तो 2 है तो 1 तो 2 आया, ये e प्लस क्यू आया और ये कॉस थीटा आया, तो e इज इक्वल टू हमें इतना मिल रहा है। ठीक है, e का वैल्यू हमें उसके लिए जो एक्सप्रेशन इतना मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। सो e विल बी इक्वल टू 2 इंटू e प्लस क्यू कितना आया है वहां पे लिखे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इतना ही आया था e प्लस q। cos थीटा कितना होगा उस डायग्राम में देखो, ऐसा है ना, ये थीटा है, ओके, ये कितना है, ये r है और ये l है, ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का 1/2, इतना ही है ना। तो cos थीटा मतलब b बाय h, बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब l बाय दिस मच। cos थीटा की जगह पे लिख सकते हैं l बाय ये जो हाइपोटेनस जो है कितना है वो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू दी पावर हाफ। ठीक है, इतना ही है वो cos थीटा। तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो ये अब क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले लिखता हूं, 2ql को एक साथ लिख रहा हूं, देखो मिल गया डायपोल मोमेंट 2ql। इन दोनों को एक साथ क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू दी पावर 3/2, इतना ही लिखेंगे। ठीक है, 2ql क्या होता है, डायपोल मोमेंट p। ओके, सो e विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये फाइनल एक्सप्रेशन है, पर यहाँ पे फिर से वही स्पेशल केस यूज कर देते हैं। क्या हो जाएगा देखो, दैट मीन्स r जो है l से बहुत बड़ा है, l इज वेरी वेरी स्मॉल देन r, वही तो यूज किए थे वहां पे। तो l स्क्वायर को क्या करेंगे, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, जो वहां पे किए थे वही सेम, l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो। यहां से देखो क्या बन गया, e विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय l स्क्वायर तो 0 हो गया, r स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो r क्यूब बनेगा। ओके, तो ये मिल गया हमें उस स्पेशल केस में डायपोल फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, ये समझ में आया, तो ये स्पेशल केस से ये हमें मिला। तो यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए बोलता है एक्सियल फील्ड इज टू इक्वेटोरियल फील्ड, ये स्पेशल केस को यूज करके रेशियो कितना होगा खुद से थोड़ा करके देखो। ये स्पेशल केस को यूज करके एक्सियल डायपोल फील्ड और इक्वेटोरियल डायपोल फील्ड के बीच में रेशियो कितना होगा देखो, ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल। ये चलो ई इक्वेटोरियल ये हो गया स्पेशल केस वाला, ई एक्सियल कितना मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब मिला था वो स्पेशल केस से। ठीक है, तो रेशियो कितना आएगा, अगर हम ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल करेंगे तो देखो ठीक से दोनों को डिवाइड कर दो, 2/1 आएगा, मतलब 2:1 रेशियो बनेगा। ठीक है, ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल प्योरली मैथमेटिकल है, पर देखो उतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्रिटिकल तो है ही नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस से डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेटोरियल के लिए हो गया। यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। एक्सियल की केस में अलोंग डायपोल मोमेंट था, यहाँ पे उस डायग्राम से देखो इस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा था ना ई, डायग्राम से देखो तो क्या लिखेंगे, opposite to डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा डायपोल फील्ड, किस केस में, इक्वेटोरियल पॉइंट के केस में। ठीक है, एक्सियल पॉइंट के केस में
along the direction of dipole field होता है। ठीक है, ये डेरिवेशन समझ में आया, ये फॉर्मूले याद रखना ये वाले। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे किसी भी पॉइंट पे डायपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला। ओके, हम वहां पे यूज करेंगे ये जो भी सीखे हैं ना यहाँ से एक्सियल और इक्वेटोरियल से, इसी को यूज करके वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में वही एट एनी पॉइंट वाला पढ़ेंगे।